साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट अगेंस्ट 70% कोटा AEE का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 1/6/2025 को कंडक्ट कराया गया था। तो अगर आप AEE 30% या 70% की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो 2026 में AEE की 30% के क्वेश्चन पेपर है उसके लिए भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल आपको ये जो है RRB अजमेर के पैटर्न पे है और आपका जो आगे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा सेम इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। और आपका इसमें ज़्यादा टॉपिक वैरी भी नहीं करता है, आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण आपको डिस्कशन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन है विथ आपको उसके सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वही दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वही दोस्तों, मेरा एप्लीकेशन HWR एजुकेशन पॉइंट प्ले स्टोर पे लाइव है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आप लोग को PDF, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़े। तो सीधे चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे और आज की क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन देखेंगे आपका ये पार्ट A का रहेगा। पहला नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी डायरेक्शन कैन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैव एट अ पॉइंट। एक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कितनी डायरेक्शन हो सकते हैं? तो एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा B राइट होगा। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है और किसी भी बिंदु पर इसकी केवल एक ही निश्चित दिशा होती है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश लगने वाले बल से तय होती है। विद्युतीय क्षेत्र की परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसी के दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, किरचॉफ के करंट नियम यानी KCL का आधार किसके संरक्षण पे है? ये यहाँ पे KCL आपका करंट का नियम पूछा है और जो 18 तारीख के पेपर हुआ था उसमें आपका वोल्टेज का नियम पूछा था, तो इससे रिलेटेड ही पूछा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका होगा नंबर D इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश राइट होगा। किरचॉफ का करंट नियम विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें KCL नोड या जंक्शन पर लागू होता है। KCL कहाँ आपका लागू होता है? नोड या जंक्शन पे लागू होता है या AC और DC दोनों प्रपथ के लिए मान होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर नोट डाउन कर लें। 3वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के कोर का उद्देश्य क्या प्रदान करना होता है? ट्रांसफार्मर में कोर का क्या प्रदान करना उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो होगा लो रिलक्टेंस पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस पथ प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस पथ प्रदान करना है, जिसके फ्लक्स आसानी से प्रवाहित हो सके। ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? तो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है। कम रिलक्टेंस से ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दो कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस को प्रत्येक कंडक्टर के विद्युत आवेश और कंडक्टरों के बीच किसके अनुपात में परिभाषित किया गया है? यहाँ पे देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल अंतर से डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। कैपेसिटेंस के दो कंडक्टरों के बीच प्रति इकाई पोटेंशियल अंतर पर संचित आवेश के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, कैपेसिटेंस का जो SI मात्रक होती है आपका फैराड होती है। कैपेसिटेंस ज्यामिति और आपका डाइलेक्ट्रिक माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस पे आपका डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है। 5वां प्रश्न है, SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई का समान उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा नियंत्रित DC पावर सप्लाई प्राप्त करने के लिए।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, ऑब्टेनिंग कंट्रोलर डीसी पावर सप्लाई। यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो एसएमपीएस जो होता है उच्च आवृत्ति स्विचिंग का उपयोग करके एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है। किसको बदलता है? एसी इनपुट को, यानी एसी को लेता है और डीसी आउटपुट निकालता है। ठीक है, एसएमपीएस की दक्षता लीनियर पावर सप्लाई से अधिक होती है। इसकी जो इफिशियंसी होती है लीनियर पावर सप्लाई से अधिक होती है। ठीक है, एसएमपीएस का उपयोग कंप्यूटर और चार्जर में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? तो कंप्यूटर और चार्जर में किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा थ्योरम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किट पे लागू होता है? तो लीनियर और नॉन लीनियर पर कौन सा आपका लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। दिए गए विकल्प में से इसमें कोई आंसर नहीं है। ठीक है, सुपर पोजिशन, नॉट का थ्योरम और थेवेनिन का थ्योरम ये सब कोई नहीं है। यहाँ जो लागू होता है सुपर, नॉट और थेवेनिन थ्योरम केवल लीनियर सर्किट पर लागू होता है और ये नॉन लीनियर सर्किट पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पर लागू करने के लिए बात पूछ रहा था। तो ये जो है आपका सुपर पोजिशन और नॉर्टन का थ्योरम और थेवेनिन का थ्योरम जो है आपका लीनियर पर लागू होता है, ना कि नॉन लीनियर पर। ठीक है, लीनियर सर्किट ओम के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? ओम का नियम पालन करते हैं। V बराबर क्या होता है? IR। उसके बाद यहाँ पे डायोड और ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर के अवयव हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर जो है नॉन लीनियर में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक तांबे L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, और समान क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकिन दूनी लंबाई वाले 4 ऐसे तारों को पैरेलल में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध R पदों में कितना होगा? R के रूप में यहाँ पे बताना है तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, R/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दुगनी लंबाई वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो दुगनी लंबाई वाला है तो आपका रेजिस्टेंस भी आपका 2R हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 4 समान 2R प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ देंगे तो आपका जो आपका प्रतिरोध आएगा, रेजिस्टेंस आएगा आपका R/2 होगा, क्योंकि 2R 1/2R प्लस 1/2R आप पूरा कैलकुलेट करेंगे 4 बार में तो फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/2 ही होगा। तो आप सिंपली फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं फैक्ट्स में कि पैरेलल संयोजन में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पैरेलल में क्या होता है? आपका कुल प्रतिरोध आपका कम हो जाता है और सीरीज में क्या होगा? तो सीरीज में उल्टा इसके बढ़ जाएगा। अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है टोटल वो इंक्रीज कर जाएगा, पैरेलल में कम हो जाता है। ठीक है, n समान प्रतिरोध पैरेलल में हो तो समतुल्य प्रतिरोध होता है R/n। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके फैक्ट्स भी जरूर याद कर रखना है। इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा ही, नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आपको नोटिफिकल दिए जाएंगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारा अवेलेबल है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है विकल्प हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है तो आपका फ्यूल सेल। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, फ्यूल सेल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, फ्यूल सेल बिना दहन से बिजली उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मुख्य आपका उप उत्पादक पानी होता है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मुख्य उप उत्पादक जो होता है आपका पानी होता है, यानी H2O होता है। H+O2 H2O बनता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा है प्रश्न। किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? इसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जेईई के एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं एई में भी पूछ दिया गया है। तो अगर आप जेईई इलेक्ट्रिकल जनरल के क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन
देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन फुटप्रिंट जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो कुल आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट को CO2 समतुल में मापा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट्स है। कार्बन फुटप्रिंट को CO2 के समतुल में मापा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट कम करने से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, यानी ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे कम होगा। 10वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है आपका आर्मरिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप अगर जेईई के पेपर दिए होंगे तो इसमें कम से कम 50 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये रिपीटेबल क्वेश्चन है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैक्सिमम एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो नोट डाउन करके जरूर रखें। ठीक है, आपका आर्मरिंग केबल के आघात, कुचलने और बाहरी दबाव जैसे यांत्रिक क्षति से बचाती है। आर्मरिंग सामान्यतः स्टील वायर और स्टील स्ट्रिप से बनी होती है। यह केबल की यांत्रिक मजबूती को बढ़ाती है। 11वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से एक बैटरी के इलेक्ट्रोड को अनिवार्य रूप से कैसे होना चाहिए? एक बैटरी में इलेक्ट्रोड को अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बैटरी जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा इफिशिएंसी नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होगा सी राइट होगा। यहाँ पे देखें, बैटरी को इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा का प्रवाह आसान होना चाहिए, इसलिए बिजली के अच्छे चालक होने उनका जरूरी है। बैटरी में आपका इलेक्ट्रोड सामान्यतः धातु ग्रेफाइट के बने होते हैं। अच्छी चालकता से आंतरिक हानि कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 12वां प्रश्न, यदि एक कंडक्टर में 5 सेकंड में आपका 100 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा कितनी होगी? आप लोग फार्मूला जानते होंगे, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो आप उस पर पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 20 एम्पियर। 100/5 कितना हो जाएगा आपका 20 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, विद्युत धारा को प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी यहाँ पे I बराबर होता है Q/T। ठीक है, तो आपका जो होगा जो 100/5 अगर करेंगे तो बराबर आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, Q बराबर IT फार्मूला से निकाला गया है। तो आसान प्रश्न था। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में एमओएस लॉजिक फैमिली में कौन सा गेट मूल या फंडामेंटल होता है? देखिए यहाँ पे गेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और फंडामेंटल गेट कौन सा है? तो फंडामेंटल गेट जो होता है आपका नंद गेट और आपका नॉर होता है, नैंड और नॉर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, नंद और नॉर। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही है। यही दोनों गेटों को मिला करके दूसरे गेट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एमओएस लॉजिक फैमिली में नंद और नॉर गेट का फंडामेंटल माना जाता है, क्योंकि अन्य सभी लॉजिक गेट इन्हीं गेट से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नंद और नॉर यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन फैक्ट्स में भी आ गया, नंद और जो नॉर गेट है उसको यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। और एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा जो गेट है आपका यूनिवर्सल गेट है। आपको यहाँ पे देगा नॉर दे देगा, नंद हटा देगा और दूसरे गेट का नाम दे देगा, तो यहाँ आपको चुनना है। तो नंद और नॉर जो होता है यूनिवर्सल गेट कहलाता है। इसमें किसी भी लॉजिक गेट का निर्माण नहीं कि सॉरी इसे किसी भी लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों जोड़ करके। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में पी टाइप पदार्थ के कक्षा तापमान पर क्या होगा? दिए गए विकल्प में पी टाइप पदार्थ के कक्षा तापमान पर क्या होगा? पी टाइप के में होता है आपका होल्स विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में जो होते हैं आपका होल की जो संख्या होता है इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा राइट, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, होल्स विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका एक्सेप्टर अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? एक्सेप्टर अशुद्धियाँ मिलाई जाती है।
ठीक है। इससे होल की संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए आपका जो होल्स के मेजॉरिटी ऑफ कैरियर होते हैं, ठीक है, इसलिए होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। पी टाइप पदार्थ में होल्स के मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। पी टाइप पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आपका माइनॉरिटी कैरियर के होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और आपका होल्स जो होते हैं ये अधिक होते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर कौन सा भाग अधिक डोपेड होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर कौन सा भाग अत्यधिक डोप्ड होता है? एमीटर, बेस, कलेक्टर और सबस्ट्रैट। तो इसमें जो होता है एमीटर सबसे ज़्यादा आपका डोपेड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा, ठीक है। एमीटर को अधिक डोप्ड किया जाता है ताकि वह बेस क्षेत्र में अधिक संख्या में चार्ज कैरियर को भेज सके, ठीक है। एमीटर इज हैवली डोपेड सो दैट इट कैन इंजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इनटू द बेस रीजन, ठीक है। एमीटर हैज हाईएस्ट डोपिंग आपका कंसंट्रेशन इन ए ट्रांजिस्टर, बेस इज आपका लाइटली डोपेड एंड वेरी थिन, ठीक है। यानी ट्रांजिस्टर में एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है और बेस हल्का डोप्ड और बहुत ही पतला होता है। तो मेन यहाँ पे जो डोपेड पार्ट होता है हैवली वो एमीटर ही होता है, उसके बाद में जो आपका बेस होता है वो हल्का डोप्ड होता है और थिन होता है। 16 नंबर प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर ब्रीदर में कौन सा मटेरियल भरा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और एक क्वेश्चन जो है आपका हर शिफ्टों में पूछा गया है, यहाँ भी सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो भरा जाता है आपका सिलिका जेल भरा जाता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपका सिलिका जेल का कलर भी पूछता है कि कौन सा कलर कौन सी कंडीशन में होता है। देखिए, जब सिलिका जेल आपका प्योर कंडीशन में होता है तो उसका कलर जो होता है ब्लू होता है, ठीक है। जब बिना मॉइस्चर एब्जॉर्ब किए हुए जो सिलिका जेल होता है उसका कलर ब्लू होता है। जब वह आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस कंडीशन में उसका कलर जो होता है पिंक कलर का होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगामी एग्जामों में ये चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है। सिलिका जेल ट्रांसफार्मर ब्रीदर में भरी जाती है ताकि अंदर जाने वाली हवा से नमी को अवशोषित किया जा सके। तो इसका मुख्य कार्य भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कार्य है अंदर जाने वाली हवा से नमी को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। यहाँ पे नमी अवशोषित करने पर सिलिका जेल का रंग बदल जाता है या ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी जाने से रोकती है। रंग के बारे में आप लोग को बताएं कि जब प्योर कंडीशन होगा तो आपका ब्लू होगा, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, उस कंडीशन में इसका जो कलर होता है पिंक कलर का होता है। 17वां प्रश्न है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले एसवीसी का फुल फॉर्म क्या है? एसवीसी का मतलब होता है स्टैटिक वार आपका कंपेंसेटर, ठीक है, स्टैटिक आपका वार कंपेंसेटर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे एसवीसी का फुल फॉर्म आपका स्टैटिक वार कंपेंसेटर है और इसका उपयोग हाई वोल्टेज सिस्टम में आपका रिएक्टिव पावर नियंत्रण में किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है इसका, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? जो उपयोग किया जाता है हाई वोल्टेज सिस्टम में, एचवी सिस्टम में आपका रिएक्टिव पावर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एसवीसी वोल्टेज स्थिरता को बेहतर बनाता है, इससे आपका ट्रांसमिशन लाइन के साथ में शंट में जोड़ा जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में किसके साथ जोड़ा जाता है? तो आपका शंट में जोड़ा जाता है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ दिया जाएगा एसवीसी को आपका ट्रांसमिशन लाइन में किसके साथ जोड़ते हैं? तो आपको शंट के साथ में जोड़ते हैं और एसवीसी का मुख्य काम है जो आपका वोल्टेज को स्टेबिलिटी देना, वोल्टेज को स्थिरता देना। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि जब कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं को एक निश्चित तापमान से ठंडा किया जाता है, समझिएगा, जब कुछ धातुओं को मिश्रित धातुओं को एक अन्य निश्चित तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो उनकी रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। सुपर कंडक्टिविटी का घटना क्या कैसा होता है? सुपर कंडक्टिविटी वह घटना है जिसमें एक निश्चित तापमान से
नीचे रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है। कोई तापमान एक फिक्स किया जाता है और जब उससे नीचे जाता है उसकी तापमान तो आपका रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है। सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध आपका शून्य होता है और वे आपका मैसनर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? तो आपका मैसनर आपका प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। 19वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प ओवरहेड पावर लाइन में प्रयुक्त होने वाला ACSR कंडक्टर नहीं है? इसमें देख लीजिए, आप लोग देखे होंगे जेब्रा यूज होता है, पैंथर यूज होता है, मूस यूज होता है, एलिफेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, एलिफेंट। जेब्रा, पैंथर, मूस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में उपयुक्त आपका ACSR कंडक्टर है। ठीक है, एलिफेंट कोई मानक ACSR कंडक्टर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ACSR का फुल फॉर्म पूछता है, कई अखबार एग्जाम में पूछा गया, जेईई के एग्जाम में कई अखबार पूछा गया है, आपको एई में भी देखने को मिलेगा। तो आपका ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ACSR हाई जो है कंडक्टर हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइनों में उपयोग किया जाता है। अब मैक्सिमम जो ओवरहेड लाइन है आपको यही कंडक्टर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 20 में प्रश्न है, दो समांतर करंट वहन करने वाले कंडक्टर के बीच लगने वाले बल दिए गए विकल्पों में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दो समांतर करंट वहन करने वाले कंडक्टर के बीच लगने वाला बल जो होता है दिए गए विकल्प में किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? पहला है माध्यम की आपका परमेबिलिटी, एक कंडक्टर में बहने वाले करंट, दोनों कंडक्टर में बहने वाले करंट और दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। ये जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी का। ठीक है, दो समांतर करंट बहने वाले जो कंडक्टर होते हैं बीच का बल उनके बीच की दूरी के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी फोर्स बिटवीन द कंडक्टर इंक्रीज व्हेन डिस्टेंस डिक्रीज। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन आपका डिफाइनिंग एम्पियर। दूरी कम होने पर कंडक्टरों के बीच बल बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है। इस सिद्धांत का उपयोग एम्पियर की परिभाषा में दिया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्प में किसके द्वारा एनर्जी मीटर को क्रीपिंग को रोकता है? दिए गए विकल्प में किसके द्वारा एनर्जी मीटर को क्रीपिंग को रोकता है? तो कौन सा रोकता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क में दो बिल्कुल विपरीत स्थानों पर छेद करके। तो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा है आपका ड्रिलिंग टू डिस्क में दो बिल्कुल विपरीत। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एनर्जी मीटर में क्रीपिंग को रोकने के लिए डिस्क में दो विपरीत स्थानों पर छेद किए जाते हैं जिससे बिना लोड के धीमा घुमाव रुक जाता है। क्रीपिंग बिना लोड की स्थिति में होती है। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी ध्यान रखिएगा, क्रीपिंग बिना लोड की स्थिति में होती है। छेद ब्रेकिंग प्रभाव देकर डिस्क रोके जाते हैं। उसके बाद डीसी सर्किट पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? देखिए, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर पूछ रहा है। डीसी आपका सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है आपका यूनिटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। पावर फैक्टर फेज कोण का कोसाइन होता है। ठीक है, आपका पावर फैक्टर जो होता है फेज कोण का कोसाइन होता है। डीसी सर्किट में फेज कोण जो होता है आपका शून्य होता है। दिए गए विकल्प में कौन सा प्राथमिक ऊर्जा संसाधन का प्रकार नहीं है? आपका प्राथमिक ऊर्जा से प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है, हाइड्रोजन ऊर्जा। ठीक है, हाइड्रोजन एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसमें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत की सहायता से बनाया जाता है। कोयला, कच्चा तेल और सूर्य प्रकाश प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 24 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की अधिकतम कार्यकुशलता किस लोड पर होती है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर की अधिक कार्यकुशलता यानी इफिशियंसी पूछ रहा है, मैक्सिमम कब होगी? जब यहाँ पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा
सी राइट होगा। भिन्न कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता उस समय अधिक होती है जब परिवर्तनीय कॉपर लॉस स्थिर आयरन लॉस के बराबर होते हैं। आपका आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में स्थिर रहता है, कॉपर लॉस लोड के साथ में बदलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। कॉपर लॉस आपका लोड के अनुसार डिपेंड करता है। एक ओवरहेड लाइन में खराब भाग पर कार्य शुरू करने से पहले का कदम क्या है? सबसे पहले क्या कदम लेंगे? परमिट टू द वर्क प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑब्टेन द परमिट टू वर्क सबसे पहले होता है जब बिना ऑर्डर के आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ओवरहेड लाइन से किसी भी खराब भाग पर काम करने से पहले आपका पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परमिट टू वर्क लेना आवश्यक होता है। परमिट टू वर्क यह सुनिश्चित करता है कि लाइन सुरक्षित और अलग की गई है। यह अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रिया है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे में 25 के भी ओएचई सिस्टम में एसीडी का फुल फॉर्म क्या है? 25 के भी ओएचई सिस्टम में आपका एसीडी का फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर आपका इरेक्शन ड्राइंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो देख लीजिए कौन सा है, स्ट्रक्चर इरेक्शन ड्राइंग। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एसीडी का अर्थ है स्ट्रक्चर इरेक्शन ड्राइंग, जो ओएचई संरचनाओं को स्थापना संबंधित विवरण प्रदान करता है। एसीडी का उपयोग ओएचई निर्माण के समय किया जाता है। इसे फाउंडेशन और संरचना संबंधित विवरण होते हैं। और 27 प्रश्न है, भारतीय रेलवे में 25 के ओएचई विद्युतीकृत खंड में संपारों पर रेल लेवल और कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? भारतीय रेलवे में 25 के ओएचई सिस्टम में खंडों और संपारकों पर रेल लेवल कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई जो होती है आपका 5.5 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेल में ओएचई मानक के अनुसार संपारों पर रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम जो ऊंचाई होती है 5.5 मीटर रखी जाती है ताकि सुरक्षा क्लियरेंस बना रहे। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार ऊंचाई आपका बढ़ाई जा सकती है। सुरक्षा क्लियरेंस इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय रेलवे 25 के भी ओएचई विद्युतीकरण में समानतः जो है आर टाइप पोर्टर अधिकतम कितने ट्रैकों के लिए उपयोग होता है? आर टाइप पोर्टर जो होता है आपका 8 ट्रैकों के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेल में ओएचई सिस्टम में आर टाइप पोर्टर समानतः 8 ट्रैकों को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आर टाइप पोर्टल बहु ट्रैक खंडों को उपयोग किए जाते हैं। ये ओएचई को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल में आपका 25 के भी ओएचई विद्युतीकृत खंड में जब ओएचई मास्ट को सिग्नल पोस्ट के सामने लगाना हो तो मास्ट और सिग्नल पोस्ट के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई एक बार एग्जाम में पूछा गया, आपका जेईई के हो चाहे आपका एक एग्जाम में हो, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन जो होता है इसमें 30 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेल में ओएचई निर्देश के अनुसार जब ओएचई मास्ट सिग्नल पोस्ट के सामने लगाया जाता है तो मास्ट और सिग्नल पोस्ट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है आपका 30 मीटर होती है। ऊंची दूरी से सिग्नल की स्पष्ट दृश्यता बनी रहती है और यह सिग्नल के संचालन में बाधा से बचता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय रेल में 25 के ओएचई सिस्टम में करंट कलेक्शन के दौरान ओएचई के कारण स्पार्किंग क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। इन सभी कारणों से होते हैं, जैसे में रेगुलेटेड ओएचई में गलत टेंशन हो या आपका कनेक्टेड वायर का कालिक या कार्बन का जमाव हो और कॉन्टैक्ट वायर में लिंक हो। दिए गए विकल्प सभी। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में 25 के भी ओएचई सिस्टम में कैंटिलीवर असेंबली का कौन सा कंपोनेंट ब्रैकेट ट्यूब को पोजीशन में रखने के लिए उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है आपका स्टे आर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। स्टे आर्म का उपयोग ब्रैकेट ट्यूब को सही स्थिति में रखने का कैंटिलीवर असेंबली की सही ज्योमेट्रिक बनाए रखने के लिए किया जाता है। स्टे आर्म कैंटिलीवर को यांत्रिक स्थिरता प्रदान करता है। यह ओएचई कंपोनेंट के अलाइनमेंट बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम का ऐतिहासिक डेटा स्काडा सिस्टम अधिकतम कितनी अवधि तक स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्काडा से रिलेटेड आप लोग को दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया हूँ। कम से कम उसमें 150 क्वेश्चन के आसपास में हैं। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आप लोग को अवेलेबल करवा दिया हूँ। आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा।
तो कितने दिन तक स्टोर कर सकता है? आपको 4 महीने तक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। भारतीय रेलवे में स्काडा सिस्टम ट्रैक्शन पावर सप्लाई से संबंधित ऐतिहासिक जो डेटा होता है अधिकतम 4 माह तक संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्काडा का उपयोग पावर सप्लाई के मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण और फॉल्ट जांच में यह सहायक होता है। जब कोई फॉल्ट होता है तो स्काडा सिस्टम से ही पता किया जाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव के संदर्भ में RTIS का अर्थ क्या है? यहाँ पे RTIS का अर्थ होता है आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे में RTIS का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। RTIS का अर्थ होता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो लोकोमोटिव संचालन में संबंधित रियल टाइम की जानकारी प्रदान करता है। RTIS आपका जो होता है लोकोमोटिव प्रदर्शन की निगरानी में सहायक होता है। यह संचालन दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में 25 kV सिस्टम में कॉन्टैक्ट वायर से लेवल और स्ट्रैगर की जांच करते समय ACTM के अनुसार टावर वैगन की अधिकतम गति क्या होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ACTM के अनुसार टावर वैगन की अधिकतम जो गति होती है आपका 10 km/h होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। तो दोस्तों आप लोग को हिंदी में ही आप लोग को पढ़ करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाता है, तो शॉर्ट में कम समय में आप लोग को रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ACTM निर्देश के अनुसार कॉन्टैक्ट वायर के लेवल और स्ट्रैगर की जांच के दौरान सही माप सुनिश्चित करने के लिए टावर वैगन की गति जो है आपका 10 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। कम गति से मापन की सटीकता बनी रहती है। अगर ज़्यादा स्पीड में रहेगा तो एक्यूरेसी आपका लॉस हो जाता है। टावर वैगन का उपयोग OHE के निरीक्षण और रखरखाव के लिए किया जाता है, इसलिए उसका स्पीड कम रखा जाता है कि इसका जो हो निरीक्षण हो अच्छी तरह से हो, कोई भी फॉल्ट जो हो आपको पता चल जाए या कोई भी कहीं दिक्कत हो रही है उसकी जानकारी मिल सके। भारतीय रेलवे में 25 kV सिस्टम में कैटरनरी और कॉन्टैक्ट वायर के सपोर्ट करने वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे में 25 kV सिस्टम में कैटरनरी से कॉन्टैक्ट वायर को किसे कह रहा है? आपका कैटरनरी से कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट करने वाला कंपोनेंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्रॉपर। क्या कहते हैं? ड्रॉपर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। OHE सिस्टम में ड्रॉपर का उपयोग जो होता है कैटरनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को लटकने में और सहारा देने में किया जाता है। यानी ड्रॉपर OHE की सही ज्योमेट्री बनाए रखता है और इन्हें निश्चित अंतराल पे लगाया जाता है, कुछ दूरी पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में पेंटो आपका एंटेंगलमेंट के स्थान पे कम से कम 500 मीटर के पीछे तक एक मास्ट पर OHE की मापन की रिकॉर्डिंग हेतु ACTM द्वारा निर्धारित परफॉर्मा में निम्न कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला है टर्न आउट या क्रॉस ओवर पर रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई। दूसरा है मेन लाइन पर कॉन्टैक्ट वायर का स्ट्रैगर। उसके बाद है ऑब्लिगेटरी पॉइंट पर ट्रैक का सेपरेशन। और यहाँ पे डी नंबर है स्ट्रक्चर बॉन्ड की स्थिति। तो इसमें जो नहीं शामिल है आपका स्ट्रक्चर बॉन्ड की स्थिति, जबकि आपका ABC ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ओके। तो पेंटो आपका एंटेंगलमेंट के बाद OHE मापन रिकॉर्ड करने हेतु आपका ACTM परफॉर्मा जो होता है स्ट्रक्चर बॉन्ड की स्थिति शामिल नहीं होती है। ACTM में जो होता है OHE रखरखाव के मानक क्रियाएं प्रदान करती है। परफॉर्मा मुख्य रूप से OHE की ज्यामितीय माप पर केंद्रित होती है। यानी OHE से रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। OHE के आपका क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल करा दी है। सारे क्वेश्चन आप लोग को ये जो है आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़े। 37 प्रश्न है भारतीय रेलवे के पारंपरिक 25 kV OHE सिस्टम में नए कॉन्टैक्ट वायर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? भारतीय रेलवे के पारंपरिक 25 के OHE सिस्टम में जो नए कॉन्टैक्ट वायर है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा, 12.24 mm। ठीक है। तो 12.24 mm इसकी होता है। कॉन्टैक्ट वायर की मोटाई करंट वहन क्षमता के लिए आपका मानकीकृत होता है। सेवा के दौरान कॉन्टैक्ट वायर की घिसाव की निगरानी की जाती है।
उसके बाद है 38 नंबर, भारतीय रेलवे में 25 के भी ओची सिस्टम में वह कौन सा छोटा सेक्शन है जिसमें रिमोट कंट्रोल द्वारा आइसोलेट किया जा सकता है। कौन सा आपका छोटा सा सेक्शन है, तो कौन सा किया जा सकता है, आपका सब सेक्टर जो होता है रिमोट से आपका कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 25 के ओची सिस्टम में रिमोट कंट्रोल द्वारा आइसोलेट किया जा सकने वाला सबसे छोटा भाग जो होता है सब सेक्टर कहलाता है। सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तो सब सेक्टर कहलाता है। सब सेक्टर फॉल्ट के समय आपका त्वरित आइसोलेशन में सहायक होता है। ठीक है, किसमें, तो क्विक आइसोलेशन में जो होता है आपका सब सेक्टर जो है हेल्प करता है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका 39 में, भारतीय रेल में 25 के ओची सिस्टम में लगातार रेल के बीच रेल ज्वाइंट के आर पार लगाए गए बॉन्ड को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वो चीज से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे के 25 के ओची सिस्टम में लगातार रेलों के बीच रेल ज्वाइंट के आर पार लगाए गए बॉन्ड को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ओके, लगातार रेल के बीच में रेल ज्वाइंट पर लगाया गया बॉन्ड आपका लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड कहलाता है और यह विद्युत निरंतरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड रेल ज्वाइंट का प्रतिरोध कम करते, ये रिटर्न करंट से सही प्रवाह में सहायक होते हैं। 225 के ओची सिस्टम में ओएची अर्थ या रेल के बीच में +225 के भी वोल्टेज तथा अर्थ या रेल के फीडर वायर के बीच में -25 के भी वोल्टेज किस विकल्प द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का मध्य बिंदु जो कि अर्थ या रेल से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि 225 के ओची सिस्टम में ऑटो ट्रांसफार्मर का मध्य बिंदु जो होता है अर्थ या रेल से जोड़ा जाता है। इसे ओएची का अर्थ या रेल के बीच में आपका +25 के भी अर्थ रेल या फीडर वायर के बीच में -25 के भी वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें 225 के भी सिस्टम ट्रांसमिशन लॉस को कम करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन को आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में BUR का क्या अर्थ है। BUR जो होता है आपका अब ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है। क्या होता है, ऑक्सिलरी आपका कन्वर्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, 3 फेज इलेक्ट्रिक लोको में आपका जो BUR होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है। क्या होता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है जो आपका ब्लोअर, कंप्रेसर, कंट्रोल सर्किट और कूलिंग सिस्टम जैसे सहायक प्रतिरोधों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है। तो 3 फेज लोको में आपका BUR है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे आपका ब्लोअर, कंप्रेसर, कंट्रोल सर्किट और कूलिंग सिस्टम जैसे सहायक प्रतिरोधों को आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। 42 नंबर प्रश्न है भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक लोको के संदर्भ में DDS काफी इंपॉर्टेंट है। DDS किसको होता है, इसको डायग्नोस्टिक डेटा सेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। ठीक है, आपका DDS के अंतर्गत आपका डायग्नोस्टिक डेटा सेट होता है जिसे लोको फॉल्ट और परफॉर्मेंस से संबंधित डेटा संग्रहित करता है। किस लोको में बोगी व्यवस्था होती है, बो यानी 3 बार यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो किस में होती है, ये होता है WAG 6A। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा। ठीक है, WAG 6A में बोगी व्यवस्था होती है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोको से रिलेटेड। WAP5, WAP7 एंड WAG 9 के एज पर ACTM के अनुसार जो है आपका कंट्रोल एजमेंट वोल्टेज का पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, VVV यानी VVF होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, द लोकोमोटिव यूज VVVF कंट्रोल फॉर ट्रैक्शन मोटर वोल्टेज एंड स्पीड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट है 45 नंबर फुल फॉर्म ऑफ TPWAC लोकोमोटिव इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में लोको के संदर्भ में जो होता है TPWS का पूर्ण रूप क्या होता है। इसमें TPWS का पूर्ण रूप होता है आपका ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में आपका एक होने वाला है। दोस्तों आप लोग को बार बार रिपीट करता हूं कि आप लोग को दिमाग में सेट हो जाए, तो आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखें।
तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, आपका TPWS एक सुरक्षा प्रणाली है। क्या है? एक प्रोटेक्टिव प्रणाली है जो कि चेतावनी देती है और आवश्यकता पर स्वतः ब्रेक लग जाती है। यानी आपका जो ये सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्पीड ऑफ WAG-9 लोकोमोटिव इन इंडियन रेलवे। WAG-9 लोकोमोटिव जो है आपका, ये जो होता है इसकी जो अधिकतम गति रखी गई है आपका 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। WAG-9 जो लोको होते हैं ना, ये मालगाड़ी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मालगाड़ी होते हैं। लोको की अधिकतम जो अनुमत जो गति होती है आपका 100 किमी पर घंटा रखा गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा WAG-9 जो होता है आपका किससे रिलेटेड, तो ये जो है आपका मालगाड़ी से रिलेटेड और इसकी अधिकतम जो गति है आपका 100 किलोमीटर पर घंटा है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ ESMON इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ESMON का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर आपका जो होगा आपका एनर्जी एंड स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? एनर्जी, हाँ बी नंबर, एनर्जी एंड स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, ESMON जो होता है लोगों के गति और ऊर्जा खपत की निगरानी करता है, जिसे कुशल ड्राइविंग होती है। उसके बाद है 3 फेज लोको में अर्थ फॉल्ट होने पर डीजे को कौन सी रिले ट्रिप करता है? डीजे को कौन सी रिले ट्रिप करता है? इसमें करता है QOP। कौन करता है? QOP। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अर्थ फॉल्ट होने पर आपका QOP रिले जो होता है डीजे को ट्रिप करके आपका ट्रैक्शन सर्किट को प्रोटेक्शन करती है। कौन करती है? QOP रिले डीजे को ट्रिप करके प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पीड व्हेन आपका हेडलाइट फेल्स एट नाइट। अगर रात्रि में हेडलाइट फेल होने पर ट्रेन की अधिकतम गति सीमा क्या है? अगर हेडलाइट नहीं काज कर रहा है तो अधिकतम जो है ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है, उससे ज़्यादा की गति की अलाउ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। ठीक है, नियम के अनुसार रात्रि में हेडलाइट फेल होने पर आपका 40 किलोमीटर पर घंटा तक इसकी स्पीड सीमित होती है। उसके बाद है 50 नंबर भिन्न BP कंटिन्यूटी टेस्ट इन नॉट रिक्वायर्ड बाय LP। भारतीय रेलवे में किस स्थिति में लोको पायलट BP कंटिन्यूटी नहीं करना होता है? BP कंटिन्यूटी कब नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा C राइट होगा। भिन्न लोकोमोटिव अदर देन ट्रेन लोको इज आपका डिटैचेड फ्रॉम इंड। जब ट्रेन लोको के अलावा कोई अन्य लोको आगे से अलग किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा B राइट होगा। नेक्स्ट है जब ट्रेन लोको के अलावा किसी अन्य लोको को ट्रेन से सबसे आगे वाले सिरे से अलग किया जाता है तो कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इस स्थिति में BP की निरंतरता प्रभावित नहीं होती है, इसलिए टेस्ट आवश्यक नहीं होता है। उसके बाद है 51 नंबर भारतीय रेलवे में सेकेंड लगेज गार्ड एवं दिव्यांग कंपार्टमेंट। भारतीय रेलवे में सेकेंड लगेज यार्ड गार्ड दिव्यांग कंपार्टमेंट LHB के लिए कोड क्या है? LHB के लिए इसकी जो कोड होता है LSLRD। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे देख लीजिए B राइट होगा। दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं जो 12 आपका जो 2022 में हुआ था उसमें आपका पूरा बोगी का यहाँ पे कोड आप लोगों को बता दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं। पूरे जितने भी आपका बोगी होते हैं उसका क्या कोड होता है वो वहाँ पे सारे मेंशन हैं, तो एक बार जरूर विजिट कर लें। LSLRD जो होता है कोड आपका सेकेंड लगेज यार्ड दिव्यांग कंपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, आपका LHB कोच में RMPU एग्जॉस्ट फैन और पंप के लिए कौन सी विद्युत सप्लाई दी जाती है? जो मैक्सिमम जो इसमें आपका जो होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें आपका 3 फेज आपका 415 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। 415 वोल्ट 3 फेज AC सप्लाई। ओके, RMPU पंप जैसे भारी उपकरण 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई पे काज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब सारे LHB से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय रेलवे में कोच के लिए प्रयुक्त LHB का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी ही आसान प्रश्न है और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी पूछा गया है। तो आपका लिंक हॉफमैन बुश क्या है? लिंक हॉफमैन बुश LHB कोच पहली बार कहाँ बना था? जर्मनी में। यहाँ पे देख सकते हैं LHB कोच जो जर्मनी कंपनी लिंक हॉफमैन बुश के नाम पे रखे गए हैं।
नेक्स्ट है एलएचबी कोच में आपका रीडिंग लाइट की अधिकतम वाटेज क्या होती है। आपका एलएचबी कोच में बर्थ रीडिंग लाइट की अधिकतम वाटेज जो होती है आपका 2 वाट का होता है। कितना वाट का होता है? तो 2 वाट का होता है। ठीक है, एलएचबी कोच बर्थ रीडिंग लाइट की लाइट जो होता है आपका 2 वाट की होती है। ठीक है, एलएचबी पावर कार में लगे प्रत्येक अंडरस्लंग फ्यूल टैंक की क्षमता कितनी होती है? एलएचबी पावर कार में लगे अंडरस्लंग फ्यूल टैंक की क्षमता 1540 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। कितना होता है? 1540 लीटर। नेक्स्ट है आरएमपीवीएसी कोच सिस्टम का अंडरस्लंग टाइप का लाभ क्या है? अंडरस्लंग टाइप से लाभ यह है, क्या होता है इसमें आपका सबसे पहले आपका लेस वेट होता है, उसके बाद में आपका हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर गैस लीकेज की संभावना इसमें कम हो जाती है, कम मेंटेनेंस होता है और यहाँ पे अधिक ऊर्जा जच होता है। इसलिए आपका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए सभी विकल्प सही है। ठीक है, आरएमपी सिस्टम में आपका हल्का ऊर्जा दक्ष होता है, सील्ड कंप्रेसर का उपयोग करता है, इसलिए सभी विकल्प इसमें सही है। उसके बाद आपका एमएमआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलएचबीएससी कोच में आपका मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे देख लीजिए मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 58 नंबर एलएचबी पावर कार में स्मोक डिटेक्टर किस वोल्टेज पे काज करता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेटेस्ट एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2-3 एग्जामों में लगातार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जेई के एग्जाम में तो कितने वोल्ट का होता है? ये 110 वोल्ट डीसी होता है। 110 वोल्ट डीसी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एलएचबी पावर कार में स्मोक डिटेक्टर 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पे कार्य करता है। उसके बाद है एसी नॉन एसी कोच में आपका 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर के चलाने के लिए कितनी वी वेल्ट लगती है? देखिए 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर चलाने के लिए वी वेल्ट की जो आवश्यकता होती है इसमें 4 होती है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा 1 राइट होगा। वही 25 किलोवाट के लिए जो होता है आपका 6 वेल्ट का उपयोग किया जाता है, यानी 2 इसमें लगे होते हैं, यानी 12 वेल्ट हो गए। नेक्स्ट है अल्टरनेटर को पर्याप्त शक्ति देने के लिए आपका 4 वेल्ट लगाई जाती है। 110 वोल्ट एजीटीएल कोच के छत के दोनों ओर पॉजिटिव और नेगेटिव केबल अलग क्यों दौड़ाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका जेई में कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। उसके बाद है केवल अलग दौड़ने से आपसी संपर्क नहीं होता और शॉर्ट सर्किट से बचाव होता है। उसके बाद है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर का प्रयोजन। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर क्या प्रयोजन है? कंप्रेशन को अब इसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो है आपका कंप्रेसर उसका हर्ट बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस तथा सर्कुलेट करके बाहर गर्मी का ट्रांसफर कराना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कंप्रेसर का ही काम करता है कि आपका गैस को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आगे कंडेंसर में भेजता है, जहाँ पे आपका फिर आगे रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है। वहाँ पे आपका जो कंडेंसर का कार्य है आपका जो हाई प्रेशर होता है गैसेज को उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंडेंसर जो होता है आपका जो हीट को डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एसी से रिलेटेड कम से कम आप लोग को 300 से 350 क्वेश्चन के आसपास में करवा रखे हैं, वीडियो के माध्यम से भी करवा रखे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। साथ ही आपको एप्लीकेशन पे भी ये सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कम से कम 350 के आसपास में क्वेश्चन है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एयर कंडीशनिंग से संबंधित उसमें सारे मेंशन हैं आपको शॉर्ट नोट्स के साथ में, तो ज़रूर आप लोग देखें। नेक्स्ट है एफओबी और प्लेटफॉर्म के बीच में एलिवेटर की नाममात्र गति क्या है? एलिवेटर की गति जो होती है आपका 1 मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों एलिवेटर एंड एस्केलेटर से संबंधित आपका भी पीडीएफ अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही आप लोग एक वीडियो भी बनाए थे इससे रिलेटेड, तो वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आरडीएसओ के अनुसार एलिवेटर की मानक गति जो है आपका 1.0 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड अधिक होने पर रोप टूटने पर सेफ्टी किससे एक्टिव होती है? स्पीड अधिक होने पर रोप टूटने पर इसमें क्या होता है, एक आपका गवर्नर लगा होता है, इसे कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। गवर्नर अधिक गति को पहचान कर सेफ्टी मैकेनिज्म चालू कर देता है, जिससे आपका ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो
तो ऑप्शन नंबर आपका जो एक होगा राइट आपका गवर्नर रस्सी टूटने की स्थिति में आपका सेफ्टी सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपका ये रुक जाती है। रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर की स्टेप चौड़ाई कितनी होती है, जो आप चढ़ते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है, उसमें होता है आपका 1000 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, घरेलू फ्रिज में कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस होता है? घरेलू फ्रिज में जो आप यूज करते हैं उसमें देखते होंगे कि आपका बैक साइड में जो कॉपर पाइप होते हैं उसमें पतली पतली 2-3 लड़ियाँ घूमी होगी आपका स्प्रिंग की तरह, वही आपका कैपिलरी ट्यूब होता है और एक बॉक्स के टाइप में होगा, तो वही होता है कैपिलरी ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, घरेलू फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में कार्य करती है। मुख्य रूप से किसी मूल तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूरी नहीं होता है। आपका मॉडल ऑफ एसओपी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आपका एई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और एसओपी से संबंधित आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, वीडियो भी आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, साथ ही आप लोग एप्लीकेशन पे पूरा आपका जो है टेंडर से रिलेटेड लगभग 300 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। हर छोटे से छोटे क्वेश्चन, हर टफ से टफ क्वेश्चन को कवर किए हैं, तो आप लोग वहाँ जरूर विजिट करें। अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन टेंडर से आपका छूटने वाला नहीं है, वहाँ भी आपको जो है स्टोर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें किसी में होते 50 लाख तक इसमें कोई जरूरी नहीं होती है। ठीक है, आपको 50 लाख तक की निविदा की योग्यता शर्त अनिवार्य नहीं होती है। उसके बाद CAOC की स्वीकृति आपका शक्ति क्या है? तो आपका CAOC की 4 करोड़ प्रति केस वार्षिक 25 करोड़ तक अधिकार होता है। ठीक है, यदि पंप द्रव नहीं दे रहा है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो सकते हैं, जैसे प्राइमिंग फेल, पाइप जाम, इम्पेलर खराब, ये सभी के कारण से हो सकता है कि पान जो है पंप नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। उसके बाद है रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मिनिमम हाइट ऑफ आपका 132 से 220 के भी पावर लाइन क्रॉसिंग ओएचई ट्रैक। ठीक है, तो इसकी जो आपकी हाइट होती है आपका 16.46 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। सुरक्षा मानक के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई जो होता है 16.46 मीटर होती है। DYCMM की ACC आपका AAC स्वीकृति शक्ति कितनी होती है? अप टू 1 करोड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 नंबर, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। राजभाषा से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारी के लिए राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? आपका पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? तो ये आपका जो करते हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, राजभाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के द्वारा तय किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने अंतराल पर होती है? ये जो आपका होती है सी, आपका हर 3 महीने में एक बार होता है। ठीक है, हर 3 महीने में एक बार होता है। अगर 1 साल में पूछे तो कितने हो जाएंगे? 4 बार हो जाएंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, आपको अगर फंसाना होगा तो पूछेगा 1 साल में कितने होते हैं? तो 4 बार होते हैं, हर 3 महीने में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है कमलापति त्रिपाठी स्वर्ण पदक किसके लिए योग्य होता है? कमलापति त्रिपाठी स्वर्ण पदक के लिए कौन योग्य होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो आपका दिया जाता है जनरल मैनेजर एंड ऑफिसर हायर लेवल ग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। GM और उनसे उच्च ग्रेड के अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक राजभाषा पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसमें जो है आपका प्रबोध आपका प्रारंभिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट है किस राज्य में संस्कृत की दूसरी राजकीय भाषा है? संस्कृत अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें उत्तराखंड भी हो गया है और बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये क्वेश्चन आपका एम्बिग्यूटी में चला जाएगा क्योंकि इसमें 2-3 राज्य में भी है। आपका उत्तराखंड में तो है ही, बिहार को भी दूसरी राजकीय संस्कृत भाषा माना गया है। तो यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन तो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल में स्टेशन नेम बोर्ड पर भाषाओं का क्रम क्या है? तो भारतीय रेल में स्टेशन नेम बोर्ड पर भाषाओं का क्रम जो है आपका सबसे पहले
क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी क्षेत्रीय भाषा गलत है, हिंदी पहले गलत है, क्षेत्रीय राजभाषा अंग्रेजी हिंदी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी होती है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी होती है, सॉरी सी भी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। आपका सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा होता है, उसके बाद में हिंदी होता है, उसके बाद में इंग्लिश, यानी इंग्लिश लास्ट में, क्षेत्रीय भाषा सबसे ऊपर, हिंदी होता है बीच में, ऐसा याद रखिए। हिंदी होता है बीच में, ऊपर में क्षेत्रीय, नीचे में इंग्लिश, ठीक है। भारतीय रेल और राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशन नेम बोर्ड पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी, फिर अंत में आपका अंग्रेजी लिखे जाते हैं, ठीक है। यह क्रम क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की समझ में आसान बनाता है, ठीक है। स्टेशन पर अधिकांश प्रमुख संकेत बोर्ड पर भी यही भाषा क्रम अपनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी आपका पूछा जा सकता है, जैसे स्टेशन पर अधिकांश प्रमुख जो संकेत बोर्ड होते हैं, साइनिंग बोर्ड होते हैं, उस पर कैसे लिखा जाता है। तो पहले आपका क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश, ओके। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? देखिए यहाँ पे देवनागरी लिपि में कौन नहीं लिखी जाती है? आपका हिंदी तो लिखी जाती है, उसके बाद में आपका संस्कृत लिखी जाती है, आपका मराठी भी, गुजराती नहीं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। गुजराती भाषा, गुजराती लिपि लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ध्यान रखिए, तो दोनों तो आपको ध्यान में होगा ही कि हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में होता है, पर मराठी आपको ध्यान रखना है कि मराठी भी आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। गुजराती लिपि जो है देवनागरी लिपि से अलग होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यहाँ पे देखिए राज्य की भाषा आपका जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं, वहाँ पे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पे आपका अंग्रेजी भाषा चलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा, यहाँ पे नागालैंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, राज्य की भाषा नीति के अनुसार नागालैंड की जो राजभाषा है अंग्रेजी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग होता है। असम की राजभाषा असमिया है, ठीक है। नाराकाश बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे वो लोग फंसते हैं, समझ में नहीं आता है क्या पूछ रहा है। नाराकाश की बैठक कितने अंतराल पे होती है? ये आपका 6 महीने में एक बार होता है। आपका नाराकाश राजभाषा क्रमण के नियम के अनुसार नाराकाश की बैठक हर 6 महीने में आपका होती है, ठीक है। नाराकाश शहर स्तर पर कार्यालयों में हिंदी में प्रयोग को बढ़ावा देती है। किस स्तर पर नाराकाश होता है? आपका शहर स्तर पर, ठीक। इनमें से उस शहर के केंद्रीय इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट आर द मैटर व्हिच द NRUCC डील विथ? भारतीय रेल के संदर्भ में NRCC किन विषयों पर डील करती है? NRUCC जो है आपका मैटर रिलेटेड टू इम्प्रूविंग रेलवे सर्विस एंड पैसेंजर एमिनिटीज, यानी रेल सेवा एवं यात्री सुविधाओं से सुधार से संबंधित विषय पर ये कार्य करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका एज पर IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्री इंस्पेक्टेड मटेरियल एट कंसाइनिंग? IRS करार की शर्तें के अनुसार प्री आपका इंस्पेक्टेड सामग्री को प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकार करने की आपका अधिकतम अवधि कितना होता है? इसकी अधिकतम जो अवधि होती है 3 महीने यानी 90 दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। यदि सामग्री अनुपयुक्त पाई जाए तो प्राप्तकर्ता द्वारा जो है 90 दिन के भीतर उसे आपका अस्वीकृत किया जा सकता है। 83 नंबर प्रश्न है, ऑन इंडियन रेलवे व्हाट डज लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट? भारतीय रेलवे में कम ऑपरेटिंग रेशियो क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका इफिशिएंट वर्किंग का, कुशल कार्य प्रणाली का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कम ऑपरेटिंग रेशियो का अर्थ है अधिक कुशल कार्य प्रणाली और बेहतर वित्तीय व्यवस्था। अब यहाँ प्लान हेड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों शिफ्टों में प्लान हेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भारतीय रेलवे में प्लान हेड जो है 5200 यानी 5200 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर डी स्टाफ इम्यूनिटी से, कर्मचारी आपके सुविधा से, इम्यूनिटी से रिलेटेड ऊपर भी आया था। प्लान हेड जो है 5200 कर्मचारी सुविधा के लिए आपका होता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे प्लान हेड 5300 पूछा, उसके बाद 5300 भी पूछ दिया है। ये जो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी कस्टमर इम्यूनिटी से, ग्राहक सुविधाएं से संबंधित है, ठीक है।
प्लान हेड 5300 जो है आपका ग्राहक सुविधाओं से संबंधित है। दोस्तों प्लान हेड के बारे में आप डिटेल से यहाँ पे समझते हैं। प्लान हेड होता है क्या? प्लान हेड भारतीय रेलवे अभियोजन खर्च यानी कैपिटल वर्क एक्सपेंडिचर को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसको वर्गीकृत करने के लिए? कैपिटल वर्क्स और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, इसमें क्या होता है? 8 डिजिट एलोकेशन कोड होता है, दूसरे 2 अंक के रूप में आते हैं। ठीक है, कोड का ढांचा कुछ इस तरह होता है, जैसे में आपका सोर्स ऑफ फिनांस पहले 2 अंक होते हैं, उसके बाद प्लान हेड माइनर हेड जो होते हैं अगले 2 अंक होते हैं, उसके बाद डिटेल्ड हेड जो होते हैं उसके बाद 2 अंक होते हैं, और पीयू जो होता है आपका प्राइमरी यूनिट जो होता है अंतिम 2 अंक होते हैं। अब प्लान हेड के उद्देश्य के बारे में समझते हैं। प्लान हेड आप लोग ऊपर भी बताया कि प्लान हेड आपका वर्क्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को अधिक व्यवस्थित और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना इसका मुख्य पर्पस होता है। ठीक है, आपका नेशनल प्लानिंग के साथ में रेलवे वर्क बजट को ये लिंक करता है। अब टॉप 20 आपको प्लान हेड बताने वाले हैं, आप जरूर याद करके रखें, आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे आपका प्लान हेड आपका 1100 जो है आपका न्यू लाइन से है, 1400 जो है आपका गेज कन्वर्जन से है, 1500 जो है आपका डबलिंग से है यानी मौजूदा लाइन के साथ दूसरी लाइन आपका बिछाने से संबंधित है। उसके बाद आपका 1600 जो है ट्रैफिक फैसिलिटी से यार्ड आपका रिमॉडलिंग से संबंधित है। 1700 जो है आपका रेलवे में आईटी और कंप्यूटर सिस्टम से आपका रिलेटेड है यानी कंप्यूटराइजेशन से है। प्लान हेड 1800 जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है रिसर्च एंड तकनीकी पर काम से संबंधित है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से है। उसके बाद 1100 जो है आपका ट्रैक रिन्यूअल से है, और आपका 100 जो है ब्रिज से रिलेटेड है, पुलों का निर्माण मरम्मत किया जाता है। आपका 3200 है जो आपका सिग्नलिंग वर्क से है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है सिग्नलिंग वर्क से रिलेटेड जो है। उसके बाद है 3300 है आपका टेलीकम्युनिकेशन वर्क से है, 3400 आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट से है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करके याद करके रखिएगा। 3500 है आपका वर्कशॉप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। उसके बाद 4100 रोलिंग स्टॉक से है। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट ही जरूर याद रखेगा। आपका 4200 डीजल लोकोमोटिव से है, 4300 आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से है, 4400 आपका जो है कोचिंग स्टॉक से है, 5100 आपका ट्रैक मशीन से है। उसके बाद 5200 स्टाफ एम्यूनिटीज जो पूछा गया था, 5300 आप कस्टमर एम्यूनिटीज हो गया। यानी इसमें देखिए 5200 में क्या क्या कर्मचारी आवास अस्पताल स्कूल आदि सबके एम्यूनिटीज में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे यात्री सुविधा में प्लेटफॉर्म हो गया, FOB टॉयलेट वेटिंग हॉल से रिलेटेड हो गया। 6400 आपका सेफ्टी वर्क से है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ये लगा लीजिए। ठीक है, यानी आपका स्वच्छता कार्य LC हटाना स्वच्छ उपकरण से रिलेटेड है भैया, यहाँ पे आप लोग बता दिए हैं। जैसे 5200 आपका स्टाफ एम्यूनिटीज, कस्टमर एम्यूनिटीज, 1600 यार्ड रिमॉडलिंग ट्रैफिक फैसिलिटी, 3200 सिग्नलिंग वर्क्स, 2100 आपका ट्रैक रिन्यूअल, 6400 सेफ्टी वर्क्स। ये आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। 86 नंबर है भारतीय रेलवे में आपका NTKM का पूर्ण रूप क्या है? NTKM का होता है आपका नेट टन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, NTKM का अर्थ नेट टन किलोमीटर होता है, जो माल ढुलाई आउटपुट को दर्शाता है। भारतीय रेल में स्लीपर टिकट पर अधिकतम फ्री लगेज कितना ले जा सकता है? तो अधिकतम कितने ले जा सकते हैं? आपका 40 kg होता है आपका थर्ड क्लास का, थर्ड AC का और स्लीपर क्लास का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट हो, 40 kg। ठीक है, स्लीपर क्लास का अधिकतम 40 kg फ्री लगेज की अनुमति होती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आपका फर्स्ट AC में आप कितना ले जा सकते हैं? फर्स्ट AC में आप 70 kg तक ले जा सकते हैं। आपका सेकेंड AC में कितना ले जा सकते हैं? फर्स्ट क्लास सेकेंड टू टायर में आपका 50 kg फ्री अप टू होता है। उसके बाद आपका जो है 3 AC आपका AC चेयर का स्लीपर हो गया, ये सब में आपका देखिए 40 kg होता है। आपका थर्ड AC चेयर का स्लीपर में आपका 40 kg हो गया, और जो जनरल बोगी होते हैं उसमें 35 kg होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ये याद जरूर रखेंगे। और ध्यान रखिए अगर बुकिंग करवाना हो, आप पेमेंट करके अगर ले जाते हैं तो इससे 3 गुना आप ले जा सकते हैं। यानी आपका 70 है तो 70 कहीं 210 kg हो जाएगा, 150 kg हो जाएगा। उसी प्रकार आप 3 से गुना कर देंगे, आपको ये चार्ज मैक्सिमम ले जा सकते हैं बुक करा करके। भारत में वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट किस पर पारित हुआ था? तो भारत में वर्कमैन आपका कॉम्पनसेशन एक्ट जो होता है 1923 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे में यात्री अक्षर प्रणाली में PNR का क्या अर्थ है? अगर आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो टिकट बुक किए होंगे तो आपको PNR नंबर मिला हुआ 10 डिजिट का।
ये हो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, ठीक है, पीएनआर का। अब पीएनआर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पीएनआर जो होता है एक विशिष्ट 10 अंकों की, कभी कभी 13 अंकों वाला कोड भी होता है, जो भारतीय रेलवे में पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के तहत हर टिकट को दिया जाता है। इसमें यात्री का पूरा सफर विवरण जैसे नाम आपका होगा, ट्रेन, तारीख, क्लास, रिजर्वेशन की स्थिति दर्ज होता है। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोविजनल पैरा के लिए जोनल रेलवे को उत्तर देने की समय सीमा क्या है। तो जोन आपका ऑडिट प्रोविजनल पैरा के लिए जो जोनल रेलवे को उत्तर देने की समय सीमा है आपका 2 वीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेल में पेंशन अधिकतम कितना आपका कम्यूटेशन अनुमेय है, कितना है, इसमें आपका 40% होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। पेंशन नियम के अनुसार अधिकतम जो है 40% पेंशन का कम्यूटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट भारतीय रेल में आपका डिम्ड सस्पेंशन का आदेश कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, काफ़ी यहाँ पे है आपका ऐसे पूछा जाता है। तो डिम्ड सस्पेंशन जो है आपका SF 2 में आपका चर्चा किया गया है, नॉर्मल सस्पेंशन आपका SF 1 में हो गया। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे SF आप लोग बताते हैं, SF आपको निलंबन आदेश हो गया, SF 2 अभी पूछा था, डिम्ड आपका निलंबन आदेश हो गया। आपका SF 3 हो जा है जो आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, लोग ज़्यादातर ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन जो है SF 3 में है। मेजर पेनाल्टी तो आप लोग जानते ही होंगे, मेजर पेनाल्टी जो है आपका SF 5 मिलता है, ठीक है, और SF 11 जो होता है आपका माइनर पेनाल्टी होता है। 7th CPC के अनुसार जो है पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में आरंभिक वेतन कितना होता है। इसमें जो आरंभिक वेतन होता है आपका 18,000 होता है। तो देख सकते हैं आपका लेवल 1 भी पूछ दिया था और अंतिम लेवल भी पूछा दिया था कि 7 CPC के अनुसार तो मैक्सिमम कितने लेवल हैं, तो 18 आपको ये भी पूछा था शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 के प्रारंभिक वेतन जो है 18,000 प्रति माह है, ठीक है। 7वें वेतन आयोग कब से प्रभाव में आया था, यानी यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 आ चुके हैं। 1 जनवरी आपका 2016 से लागू हुआ था, ठीक है, 7वां वेतन आयोग। और 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है जो कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। 95 में प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार ZC श्रेणी शहर का HRA कितना अनुमेय है, तो इसमें 10% है। एक सिटी में कितना है, 30% है। नेक्स्ट, यदि कोई कर्मचारी मुख्यालय से 8 किमी से अधिक दूरी पर 6 घंटे से कम समय के लिए ड्यूटी पर रहता है तो टीए कितना आपका अनुमेय होगा। 6 घंटे से कम होगा तो आपका जो मिलता है बी, ऑप्शन नंबर आपका टीए दर का आपका 30% मिलता है। ओके, यदि कर्मचारी 8 किमी से अधिक दूरी पर 6 घंटे से कम समय के लिए रहता है तो टीए का 30% होता है। भारतीय रेल में आपका CTG का पूर्ण रूप क्या है। भारतीय रेल में CTG का होता है आपका कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ऑप्शन और आपका एक राइट होगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है। CTG का कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है जो स्थानांतरण पर दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पेंशन का आपका प्रकार नहीं है, तो इसमें दिया गया है आपका बी नंबर, ये जो है आपका ये ग्रेजुएटी पेंशन है, कोई आपका पेंशन का प्रकार नहीं है। जबकि आपका कंपनसेशन पेंशन हो गया, सुपर एनुएशन हो गया, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो गया, ये आपका है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण के वर्तमान अधिकतम सीमा जो है आपका 300 दिन होता है। 300 दिन LAP आप नकदीकरण करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लापता कर्मचारी के मामले में FIR के बाद कितने समय पश्चात पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, तो इसमें 6 महीने के बाद दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी भारतीय रेल वे पेंशन की आयु आपका 100 वर्ष अधिक हो तो उसके मूल पेंशन का कितना अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 100% उसको दिया जाएगा, यानी दोगुनी उनको दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को पेंशन की आयु अगर 100 वर्ष से अधिक है तो उनको आपका मूल वेतन का कितना अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा, आपका 100%। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार RTI ने भारत संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था आपका 2005 में। लागू कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे RTI अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और RTI 1 ठीक है। RTI आपका इम्प्लीमेंटेड जो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को ही हुआ था। नॉर्मली आपका रिप्लाई इसमें 30 दिन होता है और लाइफ एंड आपका लिबर्टी से रिलेटेड अगर हो तो आपका 48 आवर्स में देना जरूरी होता है और मैक्सिमम पेनाल्टी ऑन PIO आपका
25,000 होता है। अगर समय से नहीं देते हैं तो आपको उनको पेनल्टी लगता है। इसलिए आरटीआई के रिप्लाई आपको समय रहते हुए 100% मिलता है। भारतीय रेलवे में आई पास का पूर्ण रूप क्या है? आई पास का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा, आपका इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट होगा आई पास का अर्थ इंटीग्रेटेड पेरोल और अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो रेलवे में वेतन एवं लेखा के लिए उपयोग होता है। ठीक है। भारतीय रेलवे में आपका CRIS का पूर्ण रूप क्या है? CRIS का होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है। ये जो है आपका IT आर्म ऑफ इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड यानी VPF में भी का अर्थ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड में VPF का होता है, यानी भी मतलब होता है इसमें डी यानी वॉलेंट्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड VPF। भारतीय रेलवे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि कितनी होती है? भारतीय रेलवे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की न्यूनतम जो नोटिस अवधि होती है आपका 90 डेज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम जो अवधि होती है आपका 90 दिन की होती है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे का PSU नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए IRCTC है, DMRC, आपका DFCCIL और कॉनकोर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी राइट होगा, DMRC नहीं है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नहीं है, जबकि आपका IRCTC, आपका DFCCIL और आपका कॉनकोर ये जो है। ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट, नॉट PSU ऑफ इंडियन रेलवे। ओके। MSCP योजना की किस वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया था? ये तो छठे वेतन में ही आ गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। MSCP योजना छठे वेतन की सिफारिश पर लागू की गई थी। ठीक है। अब MSCP इंट्रोड्यूस कब हुआ था? छठे में बताया अभी। MSCP स्टार्टेड 1/9/2008। ओके। टोटल MSCP आपका इसमें 3 मैक्सिमम दिया जा सकता है 10 साल का गैप पर। पहला 10 साल, दूसरा 20 साल सर्विस पर, तीसरा आपका 30 साल पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। MSCP जो है उसको प्रमोशन नहीं करते हैं। अगर आपका लेवल चेंज हो जाएगा और आपकी पोस्ट चेंज नहीं होता है तो इसको प्रमोशन नहीं माना जाता है। इसको सिर्फ आपका जो 10 साल का सर्विस हो गया तो आपको MSCP दे करके आपका सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है। पूरी सेवा के दौरान एक महिला कर्मचारी को कितने बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है? पूरी महिला कितना मिलता है? 2 के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद 110 नंबर है, ग्रुप ए अधिकारी एक वर्ष में कितने फुल सेट प्रिविलेज पास मिलते हैं? तो इसमें 6 सेट मिलते हैं। ठीक है। ग्रुप ए अधिकारी को कुल 6 सेट मिलता है। ठीक है। ग्रुप बी के कितने मिलते हैं? 4 सेट मिलते हैं। ग्रुप सी को कितने मिलते हैं? 3 सेट मिलते हैं। और ग्रुप डी को भी 3 सेट मिलते हैं। तो ये आपका पूरा जो है सेट कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोगों को जो है सारे कंप्लीट करवाती हैं। आपका जो 2025 में पेपर हुआ था आपका 4 मई, 18 मई और 1 जून, ये तीनों का जो वीडियो है फुल आपका YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप ज़रूर वॉच करेंगे। दोस्तों आप लोग मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें। मात्र 29 रुपया, 89 रुपया और 159 रुपया में मेंबरशिप अवेलेबल है आपके लिए। काफ़ी मेहनत करके ये सारे डाटा कलेक्ट कर करके वीडियो बनाते हैं। समझते हैं एक वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इतना सारा लिखना और इतना डाटा कलेक्ट करना, वेरीफाई करना, आप लोग को कम समय में रिवीजन के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ कि आप लोग के पास समय नहीं होता है। आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड करेंगे और फाइनली आप ग्रुप बी में सिलेक्शन पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और जुड़ने से आपको फ़ायदा है कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे डायरेक्ट आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख पाएंगे। सरकारी कार्यालयों में प्रतिनिधित्व करती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होंगे।